Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be very fine. और लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की थी। उस वक्त हमारी डिबेट का महवर ये था कि ब्लड ग्रुप A कैसे बनता है, ब्लड ग्रुप B कैसे बनता है और आखिर थर्ड टाइप मींस ब्लड ग्रुप O कैसे बनता है। आपने सुन रखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप A है या B है या O है, हम साथ इसका एक और एट्रीब्यूट भी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या A नेगेटिव, B पॉजिटिव है या B नेगेटिव, O पॉजिटिव है या O नेगेटिव। राइट, आज की हमारी डिस्कशन इस एक्सिस के अराउंड घूमेगी कि A नेगेटिव क्यों होता है, B पॉजिटिव क्यों होता है, B नेगेटिव क्यों होता है, सिमिलरली O पॉजिटिव क्यों होता है, O नेगेटिव क्यों होता है। राइट, सवाल यह है कि आखिर हम ये क्यों पढ़ना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें आप हमेशा ये सोचें कि आखिर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा नॉट ओनली इंसानियत की जान बचाने का है, बल्कि इस टॉपिक को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा कि एक प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में एक जो नन्ही सी जान दुनिया में तशरीफ़ ला रही है, हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उस जान के ज़ाया होने के चांसेस को भी कम कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक एंड मच नीडेड एप्लीकेशन ऑफ दिस वेरी टॉपिक। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आदत से मजबूर हैं और कोशिश करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर का लिंक अगले लेक्चर से जोड़ दिया जाए। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O की बात की थी, और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाली चीज़ का नाम क्या था, एंटीजन। इसका मतलब ये होगा कि अगर एंटीजन A होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, और अगर एंटीजन B हुई तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, और अगर नो एंटीजन, मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप कहलाएगा O। राइट, और मैंने आपसे एक बात और कही थी, वो क्या, कि जिस तरह की मेरे पास एंटीजन होगी उसकी ऑपोजिट एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या बनाएगी, एक फोर्स, एंड दैट फोर्स is particularly to defend my body against the opposite antigen। और उस opposite antigen के against बनने वाली फोर्स का नाम क्या था, एंटीबॉडी। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर मेरी बॉडी में एंटीजन A है तो मेरी बॉडी को B के अगेंस्ट डिफेंड करना है, तो जाहिर है तो फिर यहां पे एंटीबॉडी कौन सी होगी, B एंटीबॉडी। तो जिस तरह की एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट एंटीजन जो होगी उसके लिए बनाई जाएगी व्हाट, एंटीबॉडी। मेरे पास थी एंटीजन A, मुझे खतरा एंटीजन A से नहीं है, मुझे खतरा एंटीजन B से है, लिहाजा मैं एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडी B बनाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो मेरे पास मुझे खतरा एंटीजन B से नहीं है, मुझे खतरा एंटीजन A से है। राइट, तो फिर क्या करेगी मेरी बॉडी, क्या बनाएगी, अगेंस्ट A एंटीबॉडीज बनाएगी। राइट, और अगर मेरे पास अपनी कोई एंटीजन नहीं है तो फिर मुझे दोनों से खतरा हो सकता है, तो लिहाजा मेरे पास A एंटीबॉडी भी होगी और B के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज होंगी। राइट, आपको बात समझ आ रही है। और अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप हुआ स्टूडेंट कौन सा, AB, ब्लड ग्रुप हुआ मेरे पास कौन सा, AB, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एंटीजन B भी है और एंटीजन A भी है। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो मुझे दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि A B के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और B A के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। देयरफॉर एंटीबॉडीज के बारे में लिखा था मैंने कि एंटीबॉडीज डू नॉट एग्जिस्ट
कायम नहीं रहती, बनती जरूर है मगर कायम नहीं रहती। ये तो प्रीवियस लेक्चर का रीकैप हुआ और आपको याद होगा हमने ये बोला था कि हम हमेशा एंटीजन स्पेसिफिक ब्लड ही लगाते हैं। अगर किसी बंदे के ब्लड ग्रुप ए है तो मैं उसे ए ब्लड ग्रुप ही लगा सकता हूँ, किसी में बी है तो उसे बी ही लगा सकता हूँ, और अगर ए बी है तो यूनिवर्सल क्या था, रेसिपिएंट किसी से भी ब्लड ले सकता है। जहां तक ताल्लुक था ओ ब्लड ग्रुप का तो यूनिवर्सल डोनर था, ये किसी से ब्लड, किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन ही नहीं है हमारे स्टूडेंट्स तो लड़ेगा किससे, ठीक है। तो इसलिए यहां लिख देते हैं आप लोगों के पास कि ये एक यूनिवर्सल डोनर है, इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, और चूंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए ये हर किस्म के एंटीजन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम इसे बोलते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट। आफ्टर हैविंग दिस वेरी ब्रीफ रीकैप हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए के पास ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैसे बनता है, राइट। तो आंसर इज दिस, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये मेरे पास एक आरबीसी है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने डायग्राम बनाई थी कि ये मेरे पास एक आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस पे अगर अटैच होती है एंटीजन ए तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर एंटीजन अटैच हुई इसके ऊपर कौन सी, फॉर एग्जांपल बी, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। और अगर इसके ऊपर अटैच हुई दोनों किस्म की एंटीजन्स ए भी और बी भी तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर इस पर्टिकुलर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन भी अटैच ना हुई, नो एंटीजन, नो एंटीजन, तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, राइट। एंटीजन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप, यही बात हमने यहां लिखी। इस एंटीजन के अलावा आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन भी होती है एंड दैट वेरी एंटीजन इज नोन एज RH एंटीजन। मिसाल के तौर पे कि अगर इस पर्टिकुलर आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन लगी हुई है RH, तो ये ब्लड कहलाएगा ए पॉजिटिव। फर्ज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बी ब्लड ग्रुप के ऊपर इस वाले केस में RH एंटीजन नहीं है तो ये कहलाएगा बी नेगेटिव। एक और ऑर्गेनिज्म है, उसका जब मैंने ब्लड चेक किया तो पता चला कि उसके पास ये भी अटैच है और उसके साथ साथ RH भी अटैच है, तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी पॉजिटिव। बात समझ आई। अगर RH एंटीजन अटैच होगी तो ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में ये वाली RH एंटीजन उतार दी जाए तो फिर ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी नेगेटिव। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं कि RH एंटीजन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कब, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी RH एंटीजन को डिस्कवर करने की, तो आंसर ये है कि हमारे पास वही एक ग्रेट हीमाटोलॉजिस्ट हैं, right, hematologist who studies the blood, and that very hematologist was Landsteiner, and he discovered this antigen in 1930. आपको पता है कि हमारे लाहौर बोर्ड के रेफरेंस से ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट वॉज लैंडस्टाइनर एंड ईयर वॉज 1930। इसमें से क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने एक मंकी को स्टडी किया और इस पर्टिकुलर मंकी में ही सबसे पहले ये वाली एंटीजन डिस्कवर हुई थी एंड दैट मंकी वाज बिलोंगिंग टू अ जीनस दैट इज कॉल्ड एज रहीसस, ये जीनस का नाम, राइट। तो इस रहीसस मंकी में सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ था। फिर इसे क्रोमोसोम को लिया गया और उस पर रिसर्च की गई। तो आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एंटीजन का कंट्रोल कहाँ है, ये कहाँ से बनती है और इसका इंफॉर्मेशन कहाँ लोकेट करती है। तो आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स
कि RH एंटीजन को बनवाने के लिए 3 किस्म के जीन इन्वॉल्व हैं। कौन इन्वॉल्व है? 3 किस्म के जीन इन्वॉल्व हैं। उनमें से एक का नाम है C, एक का नाम है D और एक का नाम क्या है E। राइट, ये एक क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स हैं। अब इनमें जो सेंटर में है वो मेरे पास क्या है? जाहिर है D। और जो D यू कैन से जीन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन है। राइट, जहां तक C और E की ताल्लुक है, जाहिर है वो ऑल्टरनेटिवली उसके लेफ्ट और राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर D जीन? ये जो पर्टिकुलर D जीन है ये बनवाता है क्या? जाहिर है RH एंटीजन। क्या बनवाता है? ये RH एंटीजन। टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जेनेटिक्स के एतबार से बात करें तो व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज? इफ दिस डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? ये नंबर 1 कि ऑर्गेनिज्म में बी कैपिटल D, ऑर्गेनिज्म में बी कैपिटल D स्मॉल d एंड ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल d। राइट, अगर इस ऑर्गेनिज्म के इस पर्टिकुलर लोकस पे लिखा हुआ है कैपिटल D, इसका मतलब ये है कि इसको अपने फादर से भी कैपिटल D ऑब्टेन हुआ और इसको इसकी मदर से भी कैपिटल D ऑब्टेन हुआ, तो ये मेरे पास एक होमोजाइगस क्या है? RH पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। राइट, और अगर हम नीचे वाली की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ये एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है तो क्या ये RH पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर इज दिस पर्टिकुलर कैपिटल D इज एब्सोल्युटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल d। तो जाहिर है जहां भी कैपिटल D आएगा वहां पे पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल d का मालिक होने के बावजूद, स्मॉल d को कैरी करने के बावजूद क्या होगा? RH पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। सो only genetic makeup, only combination of genes जो इस ऑर्गेनिज्म को नेगेटिव बना सकता है वो क्या है? इसका रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट इज स्मॉल d। तो जब ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? स्मॉल d, तो ये मेरे पास कहलाएगा होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, और इस होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये मेरे पास एक हजरत इंसान है, ही इज फॉर एग्जांपल RH पॉजिटिव, और इसकी हम शादी करवा रहे हैं, इसको मैरी कर रहे हैं एक ऐसी वुमन के साथ कि जो मेरे पास क्या जाहिर है कैपिटल D। शी इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर दिस ब्लड ग्रुप। इट मे बी A पॉजिटिव, इट मे बी B पॉजिटिव। अब हम A B के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, अब हम सिर्फ और सिर्फ RH एंटीजन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। मीन्स कि ये वाला ऑर्गेनिज्म भी पॉजिटिव था और ये वाली मोहतरमा भी क्या थी? पॉजिटिव थी। तो इनके यहाँ जितने भी प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, all of them will be capital D, common sense, because both of them are true breed for this particular antigen. What is the second probability? Second probability ये हो सकती है कि उनमें से एक क्या हो जाए? हेट्रोजाइगस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इनटू दिस, राइट। इस वाले केस में भी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह के प्रोड्यूस होंगे? लुक एट दिस, कैपिटल D सर्कल और कैपिटल D सर्कल, स्मॉल d सर्कल। ये याद रखिए, मैंने आपको सिखाया था बनाना कि अगर दोनों जीन एक तरह के हैं तो गैमेट्स एक तरह के बनेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप की हो तो डिफरेंट टाइप से गैमेट्स बनेंगे। अब अगर ये वाला गैमेट इससे फर्टिलाइज होता है तो कैपिटल D बनेगा, और अगर ये इससे फर्टिलाइज होगा तो भी कैपिटल D स्मॉल d बनेगा। तो अब पॉजिटिविटी के एतबार से 100% ऑर्गेनिज्म विल बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव सेम है? तो आप आंसर करेंगे नहीं। 50% ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर होमोजाइगस एंड 50% आर कैरियर। 50% होमोजाइगस एंड 50% आर कैरियर। आप भूल ना जाएं तो लिख देता हूं मैं कि 50% क्या होंगे मेरे पास? होमोजाइगस,
राइट, और 50% मेरे पास कैसे होंगे, कैरियर, राइट, और इसमें जाहिर है 100% क्या होंगे, पॉजिटिव एंड होमोजाइगस, राइट। ये कैसा होगा, जाहिर है पॉजिटिव, बिकॉज इट इज कैरिंग कैपिटल डी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज के पास भी क्या है, कैपिटल डी, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव, राइट। मूव करते नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि व्हाट आर द अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, कि दोनों ही क्या हो जाए, हेट्रोजाइगस हो जाए। अगर दोनों ही हेट्रोजाइगस हो गए हैं, मींस कि जो मेल है वो भी कैरियर है और जो फीमेल है वो भी कैरियर है, तो यू नो कि अब यहां पर दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहां पर भी कैपिटल डी सर्कल स्मॉल डी सर्कल। और अगर हम इसका एक क्रॉस कराएंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, कैपिटल डी कैपिटल डी। व्हाट इज नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, कैपिटल डी स्मॉल डी। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अगेन capital D small d, and what is the last probability, small d small d। अगर आप रिजल्ट लिखेंगे तो 25% आर पॉजिटिव एंड होमोजाइगस, राइट, एंड 25% आर पॉजिटिव बट हेट्रोजाइगस। These are also 25% पॉजिटिव हेट्रोजाइगस। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो वही 1:2:1 के रेफरेंस से 1:2 और 1:1 के रेफरेंस से रिजल्ट आएगा मेरे पास। ओनली 25% आर और 25% विल बी व्हाट, नेगेटिव, एंड दे विल बी होमोजाइगस। इसका मतलब ये है कि किसी रिसेसिव ट्रेट की तरह से RH नेगेटिव या एंटीजन RH का ना बनना क्या है, क्वाइट रेयर है। देयरफॉर हम बोल रहे हैं कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज वेरी रेयर। कि पहली बात है कि उसके पास ना तो A एंटीजन हो और ना ही B एंटीजन हो और ना ही उसके पास RH एंटीजन हो। ये तीनों चीजें इकट्ठी होना, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लिहाजा हम बोलते हैं कि O नेगेटिव ब्लड इज वेरी वेरी रेयर। यू गॉट द पॉइंट। तो बात हुई मेरे पास कि रेशो बनेगी 1:2:1, राइट। लेकिन अगर हुआ मेरे पास क्या कि अगर एक ऑर्गेनिज्म मेरे पास कैरियर है और दूसरा ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस रिसेसिव है, मींस RH नेगेटिव है, तो जाहिर है अब 50% चांस ये है कि इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी मींस पॉजिटिव होंगे, और 50% चांस ये है कि वो स्मॉल डी मींस ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले होंगे, राइट। आपको बात समझ आ रही है। तो ये तो हमने डिफरेंट क्रॉसेस करा के देखा कि अगर हम दो डिफरेंट ग्रुप्स के आपस में शादी करवाएं जिनके ब्लड ग्रुप डिफरेंट हों तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होने की, राइट। अगली बात देखते हैं कि अगर हम एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु इज RH पॉजिटिव, से इट इज अ मेल, राइट, साइन लगा लेते हैं, ये मेल है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज RH नेगेटिव एंड दैट इज द फीमेल। यूरोजेनेटिक्स में हम मोटाइल गैमीट को एरो साइन से और सेसाइल गैमीट को प्लस साइन से शो कर रहे होते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर RH पॉजिटिव, इसके बारे में जैसे मैंने बोला दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर ये होमोजाइगस होगा तो क्या होगा और अगर ये हेटेरोजाइगस होगा तो क्या होगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं कौन सा वाला केस, ये वाला केस, राइट, कि ये कैरियर है और उसमें कैपिटल डी है और स्मॉल डी है, तो क्या होगा कि इसमें जो 50% ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी पॉजिटिव एंड जो 50% ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी RH नेगेटिव, राइट। बात आपको समझ आ रही है। अगली बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा
कि अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए की या मैं बात करूं ब्लड ग्रुप बी की, तो इस केस में क्या हुआ था भला कि इसके पास एंटीजन ए थी और इसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बी खुद से बना ली थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिए मैंने क्या बोला कि अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास ब्लड ग्रुप ए है, मीन उसके पास एंटीजन ए है, तो इसे खतरा किससे था? एंटीजन बी से। तो लिहाजा इस ऑर्गेनिज्म ने इस एंटीजन के खिलाफ पहले से ही बना के रख ली थी क्या? एंटीबॉडीज। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर ए एंड बी आर सेल्फ एक्साइटेटरी, सेल्फ यू कैन से रिस्पॉन्सिव, ये खुद से बना लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो बाय बर्थ आपके पास एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडीज बी। और अगर आप लोगों का ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी बॉडी में बाय बर्थ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी अगेंस्ट ए। कि वही पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाला चक्कर, ये वाला केस किस में नहीं होता? आरएच एंटीजन में नहीं होता। राइट, लुक एट दिस। ये मेरे पास एक वुमन है फॉर एग्जांपल, ये एक मोहतरमा है मेरे पास, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। एंड दैट वेरी नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑर्गेनिज्म और फीमेल हैज मैरिड अ O पॉजिटिव और A पॉजिटिव और B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैज गॉट RH एंटीजन्स। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। जब तक इस मोहतरमा के पास RH पॉजिटिव ब्लड वाली एंटीजेंस नहीं आएंगी, इस मोहतरमा की बॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला केस नहीं है, इट इज अ डिफरेंट केस। इस मोहतरमा की बॉडी सिर्फ उस सूरत में एंटीबॉडी बनाएगी कि जब हम इसकी बॉडी को RH पॉजिटिव एंटीजन से एक्सपोज करेंगे। अदरवाइज दैट वुमन इज वेरी प्योर, इसके पास किसी किस्म की कोई एंटीजन नहीं है और ये किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती। गॉट द पॉइंट? लेकिन जो ही फॉर एग्जांपल इसके पास आता है एक ऐसा बेबी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेबी हु हैज गॉट ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, इसका मतलब है कि हम किसी इस केस की बात करें। राइट, मेल क्या था? पॉजिटिव, मोहतरमा क्या थी? नेगेटिव। राइट, और 50% केस के लिहाज से इस दफा जो बेबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, जो उसने कंसीव किया है, दैट इज फॉर एग्जांपल कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी होने के नाते से इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया है? पॉजिटिव। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मैटरनल ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव एंड जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? पॉजिटिव। अब क्या चांस है? आप लोग पढ़ के आए हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा इज अ साइट वेयर baby is going to interact with the mother, so it is a site where there is a direct contact of the fetal blood with the maternal blood. right, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर उस पर्टिकुलर प्लेसेंटा में से इस बेबी की एंटीजेंस मींस RH एंटीजेंस क्रॉस करके चली जाती हैं मदर के ब्लड में। लुक एट दिस वेरी एनिमेशन। आपको नजर आ रहा है कि ये एक मोहतरमा है and she has got a baby in her fetus और मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। राइट, तो क्या हो गया? मदर के पास तो एंटीजन थी नहीं, बेबी के पास एंटीजन थी और ये वाली एंटीजन इस प्लेसेंटा से क्रॉस करके अब मदर की बॉडी में जा रही है। यू नो कि मदर की बॉडी ने पहले अपने पास नहीं रखी हुई थी क्या? एंटीबॉडीज फॉर RH, लेकिन जो ही फर्स्ट टाइम इसको एक्सपोजर होगा तो मदर की बॉडी इस पर्टिकुलर RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। अब मुकाबला होगा दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। एक ऑर्गेनिज्म है बहुत बड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मदर, और एक नन्ही सी छोटी सी जान, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीटस। राइट, तो रिजल्ट क्या होगा कि डेफिनेटली मदर्स बॉडी विल बी द विनर। हु विल बी द लूजर? डेफिनेटली फीटल बॉडी। अब मदर की बॉडी कॉन्स्टेंटली क्या बना रही है? एंटीबॉडीज। अब ये वाली एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा को और आके इस पर्टिकुलर नन्ही सी जान की एंटीजन से लड़ाई शुरू कर सकती हैं और करती हैं। रिजल्ट में इसका ब्लड
बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जिसमें मदर की एंटीबॉडीज फीटस की एंटीजन से लड़ती हैं, फाइट करती हैं, उसे किल करती हैं और इनकी आरबीसीज की लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पढ़ाया आप लोगों को। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसी। तो आरबीसीज की ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये जो काम है ये बेसिकली फीटस में हो रहा है, मदर की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? बेबी की बॉडी को। देयरफॉर फेटालिस और इथ्रोसाइट्स की क्या हो रही है? ब्रेक डाउन, ब्लास्टिंग हो रही है, फट रहे हैं वो आरबीसी, राइट। अब इसका नुकसान किसको है? क्या मदर को है? तो आंसर इज नो। इसका नुकसान सीधा सीधा किसको है? बेबी को। अब बेबी की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो गई है, नंबर एक। इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि इस बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाए और ये वाला बेबी अपनी मदर की यूट्रस में ही मर जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। इस किस्म की डेथ को हम खुदा न खासा क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ, और सिंपली इट इज एन एबॉर्शन केस। या फिर क्या हो सकता है कि ये वाला एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर ये वाला एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फिर चांस है कि ये वाला बेबी सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज कि पहले एक्सपोजर में, आपने याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 14 में बोला था कि पहला जो रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, वो माइल्ड होता है। यू कैसे ग्राफ दोबारा से जो हमने चैप्टर नंबर 14 में लगाया था, आपको इम्यूनिटी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि जो पहला इम्यून रिस्पॉन्स है वो माइल्ड और दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यही वाली बात यहाँ पर है कि पहले पे तो शायद ये बेबी सर्वाइव कर जाएगा, कि दूसरे पे कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर ये पहले में सर्वाइव कर रहा है तो भी इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गन, जिनमें से एक लिवर और एक स्प्लीन, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। क्योंकि मैंने एक टर्म बताई थी आप लोगों को, मेगैली। वहाँ भी बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ, स्प्लीन और मेगैली। यू नो, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी। तो जब बहुत ज़्यादा आरबीसीज फटना शुरू हो जाएंगे तो इसकी स्प्लीन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दिस ऑर्गेनिज्म, दिस बेबी will have a birth with a very very large spleen. Disease is called as splenomegaly. इसके अलावा इसका जो लिवर है वो भी काम कर रहा था, वो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ क्या करूं, एरिथ्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करूं और ज़्यादा बॉडी ऑर्गेनिकली डिजाइंड है। इट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू सेव द व्हाट फीटस, और उसके लिए वो इमेच्योर आरबीसी को ही ब्लड में पीना शुरू कर देती है कि चलो नॉट 100% सही, 40%, 30%, 50% तक ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई होती रहे। और अगर किस्मत अच्छी हुई और ये बेबी दुनिया में तशरीफ ले आया तो आपको क्या पता चलेगा कि नॉट ओनली इसकी स्प्लीन बड़ी हुई है, इसका लिवर बड़ा हुआ है, बल्कि इसके अलावा इसको प्रॉब्लम और भी है। आप इसी आईज को देखें, इसकी आईज बहुत येलो है। आप इस स्किन को देखें, स्किन भी बहुत येलो है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पता है इसको क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, यरकान बोलते हैं इसे, पीला यरकान। वजह क्या थी? आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब भी आरबीसी ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में एक येलो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। नाम भी बताया था आपको, एग्जैक्टली, बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन इज अ येलो पिगमेंट। व्हेन इट विल डेवलप इन एक्सेस तो इससे टॉक्सिक इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इसे बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स में स्टोर किया जाता है और इसी तरह से हमारी स्किन और हमारी आईज और हमारे नेल्स तक के दे बिकम व्हाट? येलो। और अगर ये दुनिया में तशरीफ ले आया है सेफ एंड साउंड, ऑल्दो ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो क्या करो? इसको एज सून एज पॉसिबल इस पर्टिकुलर रिएक्शन से जान छुड़वाओ जो इसकी और इसकी मदर की बॉडी में इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप हुई है। तो क्या करो? इसके ब्लड को रिप्लेस करवाओ बाय अ नेगेटिव ब्लड। जब इसके ब्लड में आहिस्ता 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 सा नेगेटिव ब्लड इन्फ्यूज करेंगे तो वो रिएक्शन जो एंटीजन एंटीबॉडी के रिजल्ट में बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था और इसकी जान खतरे में थी, वो ऐसा खत्म होगा, तो ये बेबी बच सकता है, राइट। तो ये तो बात हुई एक उस बेबी की दुनिया में तशरीफ ले आया और बच गया। लेकिन अब एक अगले केस में देखते हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो मोहतरमा है ये प्राइमरी ग्रेविडा नहीं है, मीन टू से कि ये उनकी पहली प्रेगनेंसी नहीं है बल्कि सेकंड प्रेगनेंसी है। और अगर ये सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? जाहिर है ये वाली मोहतरमा जो पहले क्या थी? RH नेगेटिव थी, उनके पास किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी नहीं थी। अब वो वैसी खातून नहीं है, वैसी मोहतरमा नहीं है। अब उनके ब्लड में इस पर्टिकुलर बेबी की वजह से ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है?
RH एंटीबॉडीज। अगर सेकेंड टाइम भी फॉर एग्जाम्पल कंसेप्शन होती है और सेकेंड टाइम वाला बेबी भी ये सेलेक्ट होता है, तो उस वाले केस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज वहाँ प्रेजेंट हैं, ये तो 100% स्टिल बर्थ ही कॉज करेगा। अब हम साइंटिस्ट लोगों ने इसका क्या हल निकाला है, क्या इस प्रॉब्लम को कोई हल है, या कि इस पर्टिकुलर जुर्म की सज़ा कि एक RH पॉजिटिव मर्द ने RH नेगेटिव औरत से शादी ही क्यों की, ये सज़ा उसको हमेशा मिलती रहेगी। तो ज़ाहिर है शुरू में तो ऐसे ही होता था कि 50% बच्चे जो थे वो बच जाते थे और 50% जो बच्चे थे वो इसी रिएक्शन की नज़र हो जाते थे। तो इसका साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है? साइंटिफिक सोल्यूशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी तरीके से वो वाली एंटीजेंस जो इस RH नेगेटिव मदर की बॉडी में पहले से बन गई हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर दें। तो इस पर्पज़ के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिंपल और सिंपल इस मोहतरमा की बॉडी में राइट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी इन्फ्यूज़ कर देते हैं। क्या क्या इन्फ्यूज़ कर देते हैं? कॉमन सेंस, एंटीसीएम लगा देते हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो इस पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में पहले से पड़ी हुई एंटीजेंस किल हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मरने के चांसेस कम हो जाएंगे जो पहले से यहाँ पर पड़ी हुई एंटीजेंस की वजह से मौजूद थे। सो ये था हमारे पास यू कैन से टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को बड़ी तरीके से समझ आया होगा। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। बात सिर्फ यही है कि आप एंटीजन को अंडरस्टैंड करें कि एंटीजन क्या है, और दूसरी बात यह है कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जहां हमारी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा एक टूल है, वहीं पे इस इंटरेक्शन से बहुत सी कीमती चीज़ें ज़ाया भी हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, हम उस पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी फाइट को रोक के बहुत सी कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इंसानियत का भला करने वाला ऑर्गेनिज्म बनाए। इस दुआ के साथ चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, और आप लोगों को कहूँगा अल्लाह हाफिज़।